हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 9 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। अभी पास नहीं हुआ है बिल पूरी तरीके से। इस वीडियो में हम समझेंगे इस बिल में वो क्या खास बातें हैं जिसलिए बिल लाया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, इससे आम जनता को कितना लाभ मिलने वाला है। तो आपको अगर ये पता हो कि आजकल मानसून सेशन चल रहा है और इसमें ये जो बिल है पहले लोकसभा में लाया गया है। ये जो बिल लाया गया है ये बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से है और इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने 9 अगस्त 2024 को। इस बिल का एम है कि ये जो इस समय जो बैंकिंग सेक्टर में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करना, इन्हेंस करना, ताकि वर्तमान समय के साथ जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके। आपको पता होगा इंडिया के जो लॉज हैं, बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो बहुत पहले लिखे गए हैं लेकिन अभी तक उनमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। समय ज़माना बहुत बदल चुका है, ज़रूरतें बहुत बदल चुकी हैं, तो उसी को लेकर के ये एक तरीके से अमेंडमेंट लाया जा रहा है। इस अमेंडमेंट से कौन कौन से एक्ट प्रभावित होंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945, 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 है। ये सब जो एक्ट हैं ये मेनली प्रभावित होने वाले हैं इस बिल से। मतलब पूरी तरीके से इनको चेंज नहीं किया जाएगा, इनके कुछ कुछ जो सेक्शंस हैं उनमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि इसमें जो बदलाव हैं या फिर जो की प्रपोज चेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो सबसे बड़ा बदलाव कहा जा रहा है, सबसे बड़े बदलाव में से एक कहा जा रहा है इंक्रीज इन नॉमिनीज पर बैंक अकाउंट। आपको पता होगा, आप कोई बैंक अकाउंट अगर ओपन करते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट आपने मान लीजिए ओपन किया है, तो आपसे कहा जाता है कि आप अपना कोई नॉमिनी बताइए। नॉमिनी जैसे आपने अगर ओपन किया, आपने अपने फादर को बना दिया, तो नॉमिनी होने का मतलब ये है कि अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं या फिर आपके एवज में किसी को अकाउंट अगर हैंडल करना है, पैसे को अगर लेना है, तो आपके फादर आपके नॉमिनी के तौर पे उस अकाउंट को हैंडल कर पाएंगे या फिर जो पैसा वगैरह उसे क्लेम कर पाएंगे। तो नॉमिनी वाला सिस्टम ऐसा चलता है। वर्तमान समय में ये जो लिमिट है कि आप चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे एफडी अकाउंट हो, एक ही नॉमिनी कर सकते हैं, किसी एक को कर सकते हैं। तो इसमें बिल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि अप टू 4 नॉमिनीज पर बैंक अकाउंट, मतलब कि अब सिर्फ एक नहीं बल्कि आप 4 नॉमिनीज अपने बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। पर अकाउंट पे 4 नॉमिनीज तक कर सकते हैं और ये साइमल्टेनियसली एंड सक्सेसिवली भी होगा। मतलब ये है कि ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप एक ऑर्डर बना सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने नॉमिनी बना दिया अपने फादर को। इन केस फादर अगर नहीं रहे तो उसकी जगह पे आपका ब्रदर आपका नॉमिनी बन सकता है, ब्रदर भी नहीं रहे तो मदर बन सकती है नॉमिनी। तो ऐसे कि अगर एक ना रहे तो उसकी जगह पे कौन नॉमिनी के तौर पे एक्ट कर सकता है, ऐसे इसको सक्सेसिवली आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे जब ये बिल पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब। तो ये बहुत बड़ा सुविधा रहेगी आम जनता के लिए कि एक नॉमिनी की जगह अब हर एक अकाउंट में कम से कम ये मैक्सिमम जो है 4 नॉमिनीज कर सकते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और जो अकाउंट होल्डर होगा उसके पास भी चॉइसेस होंगी कि सिर्फ एक नहीं कई लोगों को नॉमिनी बना पाएंगे। दूसरा जो इसका चेंज हुआ है ये हुआ है, इसको बैंक के पर्सपेक्टिव में देखना ज़्यादा बेटर है। लिखा है रीडिफाइनिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट फॉर डायरेक्टरशिप। डायरेक्टरशिप जो होती है, जैसे कोई भी बैंक होते हैं तो उनमें कई सारे डायरेक्टर्स होते हैं, तो उन डायरेक्टर्स के लिए एक लिमिट रखी गई है कि अगर उस बैंक में जो डायरेक्टर हैं जो अगर 5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट है, मतलब उस तक के शेयर हैं उनके पास, तो या उससे अधिक शेयर है, तो उनको सब्सटेंशियल जो है इंटरेस्ट उस बैंक का माना जाता है कि उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब प्रमुख रूप से इंटरेस्ट है उस बैंक में। मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बैंक के डिसीजन को, इस तरीके से समझिए। तो ये जो लिमिट है ये रखी कब गई थी? तो ये 1968 में रखी गई थी 5 लाख। तो 1968 के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो 5 लाख एक बहुत बड़ी राशि होती है। तो ये जो लिमिट है अब इसको बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया है। मतलब कि अब ऐसा करने से ये होगा कि ऐसे लोग जिनके पास किसी बैंक के शेयर्स जो बॉन्ड्स वगैरह हैं 2 करोड़ रुपए से कम की कीमत के होंगे तो वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के तौर पे डायरेक्टरशिप के तौर पे नहीं देखे जाएंगे। मतलब ये होगा कि बैंक वाले अब ज़्यादा डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट कर पाएंगे लेकिन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा उनका, ऐसा शो करना वहाँ पे ज़रूरी नहीं होगा। तो ये भी एक चेंज है बैंकों के लिए कि यहाँ पे जो लिमिट है इसको इंक्रीज़ किया गया। काफ़ी पुरानी लिमिट थी, वर्तमान समय के हिसाब से अब इसको
मैनेज करके 2 करोड़ किया गया है। तो आप समझ सकते हैं दो बहुत बड़े बदलाव हैं। पहला तो नॉमिनी आपके जो है 4 हो जाएंगे। तो मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे एफडी करा रखी है, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि बैंक में आपने लॉकर ओपन कर रखा है और आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो आपके एवज में कौन कौन कर पाएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत आसानी से हैंडल हो पाएंगी। फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली चीज़ है कि जो लिमिट 1968 से चल रही थी वो अभी तक चेंज नहीं हुई थी, इसको चेंज किया जा रहा है। इसके अलावा क्या चेंजेस हैं, लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी इन डिटरमाइनिंग पे फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं बैंक के, उनके लिए जो क्या उनकी पेमेंट करनी है, तो उसको लेकर के बैंक के पास अब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह होगी, ज़्यादा उनके पास पावर होगी, तो वो यहाँ पे चेंज किया गया है। ये आम जनता से रिलेटेड नहीं, बैंक के लिए है। फिर एक और बैंक के लिए चेंज यहाँ पे है कि चेंजेस इन रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेट्स, कि जो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेट्स होती हैं जो बैंक को करनी पड़ती हैं, वो पहले या वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 2nd और 4th फ्राइडे को की जाती है। इसी के आधार पे हम इसको क्या कहते हैं, फोर्टनाइट कहते हैं ना, फ्राइडे टू फ्राइडे ऐसे 2 हफ्ते बीत जाएं तो फोर्टनाइटली कहा जाता है। तो इसको अब चेंज करके हर महीने की 15 और आखिरी जो तारीख होगी महीने की उस पर किया जा रहा है। मतलब फ्राइडे पड़े ना पड़े, महीने की 15 तारीख को रिपोर्टिंग होगी और फिर उसके 14-15 दिन के बाद जो लास्ट डे होगा उस पर रिपोर्टिंग होगी। तो ये एक बड़ा बदलाव बैंक की रिपोर्टिंग को लेकर के, ताकि सब जगह एकदम स्ट्रीमलाइनिंग हो सके रिपोर्टिंग वगैरह में। एक बदलाव फिर से पब्लिक के लिए है, लिखा है द बिल सजेस्टेड द एलोकेशन ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड शेयर्स इंटरेस्ट और रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे आपके पिताजी का कोई अकाउंट था और आपको पता नहीं चला, बाद में आपको पता चला, तो ऐसा अमाउंट जिसमें भी कुछ हुआ ही नहीं, बहुत सालों से ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हुआ, तो अनक्लेम्ड वो अकाउंट की तरह चला जाता है। फिर आपके पिताजी के पास कोई डिविडेंड वगैरह था या शेयर था तो अनक्लेम्ड में चला जाता है, क्लेम नहीं किया गया बहुत दिनों से। तो ऐसे जो अमाउंट होते हैं उनको जो है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जो है डाला जाएगा। और इसके साथ होगा क्या कि अगर इसे क्लेम करना होगा तो अब ऐसा नहीं होगा कि इस अकाउंट, ये जो अमाउंट होगा बैंकों के पास रहेगा, बैंक उसे जब्त कर लेंगे, अपनी जगह यूज करेंगे, यहाँ पे वो जमा करेंगे और आगे चल करके अगर किसी को मिलता है कोई प्रूफ कि ऐसा ऐसा था, तो बहुत आसानी के साथ वो जो अपना अमाउंट है उसे रिक्लेम कर पाएगा। तो ये जनता के लिए कह सकते हैं एक अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ बहुत सारे लोग को नहीं पता होती हैं, बाद में कई बार कागजात वगैरह घर में मिलते हैं तो पता चलता है, लेकिन फिर ये होता है कि अब पता नहीं चल रहा होगा कि नहीं। तो अब ये सारी चीज़ें जनता के लिए फ़ायदेमंद होगी कि आप उसे रिक्लेम कर पाएंगे अमाउंट वगैरह को। तो अगर हम देखें इसमें कि इसमें एक कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर के भी कुछ जो चेंजेस हैं, अगर हम इसमें मोटे मोटे तौर पे देखें तो 2 चेंजेस आप कह सकते हैं जो डायरेक्टली जनता के लिए रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, जैसे नॉमिनी का इंक्रीज़ होना 1 से 4, और दूसरा ये वाला जो कि जो अनक्लेम्ड जो डिविडेंड शेयर और इंटरेस्ट वगैरह है ये वाला। बाकी 3 चेंजेस इसमें, जैसे रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेट को चेंज किया गया 15 और आखिरी दिन पे, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो पे वगैरह है वो, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला डायरेक्टरशिप का कि 5-6 लाख से बढ़ा करके 2 करोड़ किया गया है। तो ये 3 चेंजेस बैंक को यहाँ पे डायरेक्टली इफेक्ट करने वाले हैं। तो ये है बिल की कुछ प्रमुख बातें। अभी बिल जो है पास होगा पूरी तरीके से, लोकसभा से फिर राज्यसभा से साइन वगैरह हो जाएंगे इस पर, तो पूरी तरीके से पास हो जाएगा। तो इसके बारे में और चर्चा होंगी, कुछ हो सकता है कि बीच में बदलाव भी आए, लेकिन ये बड़े बदलाव हैं जो कि आने वाले हैं। और इन बदलावों के लिए जो बताया जा रहा है कि कौन कौन से एक्ट मेजरली जो अमेंड होने वाले हैं, जैसे फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के लिए सेक्शन 38A ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1995, सेक्शन 10B ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970-1980। तो इसके लिए इन जो 2 यहाँ पे एक्ट हैं इनमें जो है बदलाव किया जाएगा या फिर अमेंड किया जाएगा इन्हें। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेट्स के लिए सेक्शन 18, 24, 25 एंड 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का एंड सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट। तो ये चेंज होगा, ये रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेट्स वाला जो बात है। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए जो लिखा है अमेंडमेंट इन क्लॉज एनी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें चेंज किया जाएगा। तो अगर ये चेंजेस होते हैं पूरी तरीके से, या फिर अगर इसमें कुछ बदलाव होते हैं तो आपको मैं आगे बताऊंगा। पूरी तरीके से होगा तो आपको पता ही चल जाएगा, जब पास हो जाएगा पूरी तरीके से ये बिल तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। ये कुछ खास बातें हैं, मतलब इस बिल के अमेंड होने के बाद आपके पास चॉइस होगी कि आप 1 की जगह 4 नॉमिनी रख पाएंगे। आपका अगर कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड शेयर या इंटरेस्ट ऐसा कुछ है
तो ऐसे ही बात नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, आप उसे रिक्लेम कर पाएंगे आसानी से। बैंकों के लिए कुछ सुविधाएं यहाँ पे और जुड़ जाएंगी। तो ये है इस बिल की पूरी बात। तो आपको अगर ये सारी जो बातें मैंने बताई समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इस तरह की और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा जो आपको एग्ज़ाम के साथ साथ जो आपका करंट अफेयर है काफ़ी इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।